नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री में आवास के बारे में। उससे पहले आपको एक सूचना मिली गई होगी, आपके जो पशु परिचर के एग्जाम है साथियों, वो डेट सितंबर से बढ़ाकर आगे कर दिए, दिसंबर में कर दिए। इसी पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ए नौकरी तेरे मिलने के ख्याल ने मिलने भर का काम किया है। ए नौकरी तेरे मिलने के ख्याल ने मिलने भर का काम किया है। तुझे पाने की जिद ने तुझे पाने की जिद ने मुझे मेरे घर से बेनाम किया है, मुझे मेरे घर से बेनाम किया है। तो साथियों, आज पशु परिचय की डेट आगे बढ़ चुकी है, आपको समय बहुत अधिक मिलेगा। आप अपनी तैयारी को जारी रखना। कभी ये मत सोचना कि वक्त बहुत ज़्यादा है। बेटा, ये वक्त भी कम पड़ जाएगा जब आप प्रॉपरली सही ढंग से तैयारी नहीं करोगे। तो अपनी तैयारी को हमेशा जारी रखना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो, जेटी कर रहे हो, आईसीआर कर रहे हो, या बीएचयू कर रहे हो, या सीयूईटी कर रहे हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी नई नई क्लासें आने वाली है साथियों। चलिए आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एनिमल हस्बेंड्री में हमारा टॉपिक पढ़ेंगे साथियों, आवास या शेल्टर। आवास क्या होता है? जिस जगह पर साथियों हम रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं, आश्रय कहते हैं, रहने का स्थान कहते हैं। मानव घर में रहता है, हम उसे अपना घर या मकान कहते हैं, वही आश्रय। आज हम उसी पे बात करेंगे, पशुओं के आवास के बारे में। अगर साथियों हम आवास की बात करें, आवास क्या होता है? पशु के रहने का स्थान क्या होता है साथियों? पशु के रहने का स्थान आवास कहलाता है। क्या होता है साथियों? पशु के रहने का जो स्थान होता है वो आवास कहलाता है। अब क्या है, जो पशुओं का आवास है साथियों, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों की अलग अलग दिशाएं होती है साथियों। जो पशु के आवास की लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम होती है और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण होती है। ये ट्वेल्थ की किताब कहती है, ठीक है, आरबीएसई बोर्ड कहता है। अब कई जगह लिख रखा है साथियों, आवास की लंबाई उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम। तो बेटा वैसा नहीं होता है। जो आरबीएसई की बुक कहती है उसी को मान्य माना जाता है। और आरबीएसई की बुक कहती है आवास की लंबाई पूर्व से पश्चिम होगी और जो चौड़ाई होगी साथियों उत्तर से दक्षिण होगी। चलो, आपको लंबाई भी याद होगी और चौड़ाई भी याद होगी। लंबाई कैसी होगी साथियों? पूर्व से पश्चिम और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण। क्लियर? आवास किसे कहते हैं? पशु के रहने का जो स्थान होता है उसे आवास कहते हैं। यहाँ तक सभी के क्लियर? अब क्या होता है साथियों, जिस जगह रहते हैं ना, जैसे हम जहाँ रहते हैं हम उसे घर या मकान कहते हैं। अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो हम उसे फ्लैट कहते हैं। अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब में और उनको क्वार्टर अलॉट हो रखी तो हम उसे क्वार्टर कहते हैं। वैसे ही क्वार्टर वो वाला नहीं, क्वार्टर बेटा रहने का स्थान होता है, वो वाला क्वार्टर, ठीक है ना। वैसे ही जब गाय और पशु जहाँ रहते हैं ना, उनके सभी के आवास को अलग अलग कहते हैं। जहाँ पर घोड़ा रहता है हम उसे अस्तबल कहते हैं। वैसे ही गाय और भैंस का जो रहने का स्थान है साथी, हम उसे शेड कहते हैं। क्या कहते हैं? शेड। और भेड़ और बकरी को जहाँ हम रखते हैं उस स्थान को हम पेन कहते हैं। गाय और भैंस के साथियों शेड, भेड़ और बकरी को पेन कहते हैं। और स्वर के रहने का स्थान स्टे होता है। क्या होता है साथियों? स्टे। और घोड़े का रहने का स्थान अस्तबल होता है। अब घोड़े का सभी को याद है कि नहीं है? जो फिल्में होती है उनके अंदर जो घोड़ों में बैटिंग लगती है उनमें काफी बार बोला जाता है अस्तबल अस्तबल अस्तबल। क्लियर? स्वर का याद करना साथियों, अस्तबल से बल हटा दो, स्टे रह जाएगा। ठीक है। अगर हम भेड़ और बकरी की बात करें तो भेड़ और बकरी पेन और इनके शेड जानते हो? जहाँ ऊपर साथियों जो हम मकानों के ऊपर लगाते हैं ना, कहीं कहीं शेड, वो वाले शेड। ऐसे ही आप याद रख सकते हो। गाय और भैंस का साथियों शेड हो गया, भेड़ और बकरी का पेन हो जाता है, और स्वर का जो स्थान या आवास साथियों स्टे हो जाता है, और घोड़े का अस्तबल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए बेटा हम आगे चर्चा करते हैं। पशुओं को चारा खिलाने का जो स्थान होता है, पशुओं को जो चारा खिलाने का स्थान होता है साथियों, हम उसे मेजर या नांद कहते हैं। और हमारे मारवाड़ी में साथियों ठाण कहा जाता है। क्या कहते हैं? ठाण कहते हैं मारवाड़ी के अंदर। मेजर या नांद या ठाण भी कहा जाता है। ये भी याद रखना। जिसमें हम चारा देते हैं ना, जहाँ पर कभी आप सभी मुझे लगता है गांव से बिलोंग करते हो, अगर शहर में बिलोंग करते हो वहाँ पर भी पशु पाले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा। जहाँ पर आप पशु पालते हो, उनको रखते हो, उनको जिस
जगह पे चारा देते हैं ना, उसे मेजर, नांद या ठाण कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बीमार पशुओं को रखने का स्थान क्या है, क्या कहलाता है साथियों? आइसोलेशन बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोलेशन बॉक्स। जो पशु बीमार होते हैं उनको आइसोलेशन बॉक्स के अंदर रखा जाता है, ताकि वो दूसरे पशुओं को जो संपर्क में ना आए और संक्रमण इस रोग का आगे ना फैले। इसलिए इसे क्या कहते हैं साथियों? आइसोलेशन बॉक्स। कितने, इसका आकार कितना होता है साथियों? 150 वर्ग फीट का होता है। कितना होता है? 150 वर्ग फीट का। ये भी आपको याद रखना है। कोरोना आया था, जब लोग बाहर से आते थे तो कहीं उनके कोरोना नहीं है तो हमने देखा है साथियों, सरकारी स्कूलों में या उनको कहीं पे क्वारंटाइन रखा जाता था 14 दिन या 15 दिन के लिए, ताकि हमें पुष्टि हो जाए इसके रोग नहीं और ये किसी के संक्रमण नहीं आए। यहाँ तक ये तो आपको पता है। बस वैसे ही इन पशुओं को रखा जाता है ताकि पशु किसी दूसरे के संपर्क में ना आए और रोग ना फैले। उस जगह को क्या कहते हैं साथियों? आइसोलेशन बॉक्स कहा जाता है। उसका आकार 150 वर्ग फीट का होता है। यहाँ तक क्लियर? आगे देखो, जो नांद होती है साथियों, ये मेजर नांद या ठाण होती है, उसका आकार कितना होता है? 0.8 से 1 मीटर। कितना होता है साथियों? 0.8 से 1 मीटर का होता है। पशुओं में जो काविंग बॉक्स का आकार होता है वो कितना होता है साथियों? 100 से 150 वर्ग फीट। पशुओं में जो काविंग बॉक्स होता है साथियों, उनका आकार कितना होता है? 100 से 150 वर्ग फीट का होता है। जहां पर बच्चे को रखते हैं ना साथियों, उसका आकार कितना होगा? 100 से 150 वर्ग फीट होगा। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे साथियों आवास की विधियां। अब साथियों अगर हम आवास की विधियां पढ़ते हैं तो आवास दो प्रकार के होते हैं। एक तो बंद आवास, एक होता है खुला आवास। सभी को पता है, हम गाय और भैंसों को बंद आवास में रखते हैं। रखते हो कि नहीं रखते हो? जो साथियों भेड़ और बकरियां होती हैं उनको खुले में रखा जाता है, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा होती है कि नहीं होती? तभी उनको खुले में रखते हैं और इनको बंद आवास में रखा जाता है, भैंस और गाय को। बंद आवास कहाँ पर प्रचलित है साथियों? शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित है, क्योंकि शहरों में जगह कम होती है। क्या होती है साथियों? शहरों में जगह कम होती है तो उन्हें क्या करते हैं? बंद आवास में रखते हैं। हमारे गाँव में खूब जगह है, खेत के अंदर छोड़े, वो खुला आवास हो गया। ठीक है। जहाँ पशुओं को बांधा जाता है बंद आवास में, जहाँ पशुओं को बांधते हैं साथियों, उसे स्टेचिंग बोन कहा जाता है। जहाँ पशुओं को बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों? स्टेचिंग बोन कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं साथियों? बंद आवास भी दो प्रकार के होते हैं। इसके अंदर एक तो होता है एकल पंक्ति विधि। एकल पंक्ति विधि, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे पहले। एकल पंक्ति विधि क्या होती है साथियों? ये विधि है जो कम पशु है तो अपनाई जाती है। जहां पर पशुओं की संख्या 8 हो, 10 हो, सीमित पशु हो, उनके लिए अपनाई जाती है एकल पंक्ति विधि। ये विधि कम पशु है तो अपनाई जाती है और कितने? 8 से 10 पशुओं तक अपनाई जाती है। द्विव पंक्ति विधि की अगर हम बात करें, ये विधि साथियों अधिक पशु है तो अपनाई जाती है। एकल मतलब कम पशु है तो, द्विव पंक्ति विधि मतलब अधिक पशु है तो। 1 से 2 बड़ा है तो वैसे आप याद रख सकते हो भाई कि एकल मतलब कम पशु है तो और द्विव मतलब अधिक पशु है तो। क्योंकि द्विव पंक्ति विधि होगी तो हम अधिक पशु बांध पाएंगे, आपको पता है ना। इसके अंदर 80 से 100 पशुओं तक अपनाई जाती है। ये विधि कितने पशुओं से साथियों? 80 से 100 पशुओं तक अपनाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है द्विव पंक्ति विधि। एक तो होती है साथियों मुंह से मुंह विधि, एक होती है साथियों पूंछ से पूंछ विधि। अगर हम मुंह से मुंह विधि की बात करें, इसमें श्वास संबंधी रोग होने की संभावना अधिक रहती है। अब ये आमने सामने खड़े हैं, अगर इसके श्वास संबंधी रोग है, इसका श्वास इसके अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ संक्रमण फैलेगा। श्वास से लगभग ज़्यादा संक्रमण फैलते हैं ना, आप सभी को पता है। कहते हैं ना, तभी तो हमको मास्क लगाने के लिए कहा जाता है कि बेटा किसी से बात करो तो मास्क लगा कर बात किया करो। और जिन्हें शायद अस्थमा होता है उन्हें कहते हैं साथियों मास्क लगा के ही रखा करो एनी टाइम, ताकि आपको किसी और का संक्रमण ना हो। ठीक है, इसीलिए ये आमने सामने रहेंगे, ये श्वास लेंगे तो इनका श्वास आदान प्रदान होगा, तो इसमें क्या होता है साथियों? श्वास रोग होने की संभावना रहती है। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों, इसके लाभ क्या है? इसके अंदर लाभ है भाई, सूर्य की किरणें सीधी नाली पर गिरते जिससे पेशाब सूख जाता है। जो सूर्य की किरणें होगी साथियों, इसके अंदर सीधे वो नाली के ऊपर गिरेगी और जो वहां पर मूत्र या जो पेशाब होगा वो एकदम सूख जाएगा और पशु दिखने में सुंदर लगते हैं। अगर आमने सामने खड़े रहते हैं, कोई आदमी आमने सामने बात करते हैं तो अच्छे लगते हैं ना,
वो पीठ पीछे करके कोई बात थोड़ी करता है, नहीं करता है ना। जब वो आमने सामने खड़े रहते हैं तो साथियों क्या होता है, वो अच्छे लगते हैं और पशु दिखने में भी सुंदर दिखाई देते हैं और आसन में आसानी रहती है। पर दोनों आमने सामने, आधा इधर डाला आधा इधर डाला, ठीक है, दोनों को आधा डाल दिया, आपको आसानी रहेगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जब पूंछ से पूंछ विधि होगी, एक बार इधर से डालोगे, फिर उधर पीछे से जाकर उस दूसरे वाले पशु को डालोगे, यही होता है। तो उसमें समय अधिक लगता है। इसके अंदर हानियाँ क्या है, तो हमने सबसे पहले हानि पड़ी थी, श्वसन रोग होने की संभावना रहती है और पशुओं को देख रेख करने में आसानी नहीं रहती है, देख रेख करने में समय ज़्यादा लगता है। उनको चारा डालने में शायद समय कम लगता है, लेकिन अगर हम उनकी देख रेख करते हैं तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, ठीक है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं साथियों, पूंछ से पूंछ विधि की। किसकी? पूंछ से पूंछ विधि की चर्चा करते हैं, टेल टू टेल। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो, अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है और जेट CUET के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। पूंछ से पूंछ विधि के अंदर क्या होता है साथियों, ये सबसे उपयुक्त विधि होती है। टेल टू टेल मेथड क्या होता है साथियों, सबसे उपयुक्त विधि होती है। इस विधि में पशु का चेहरा विपरीत होगा। अब आप इस फोटो में देख रहे हो, चेहरा विपरीत है, ये पूंछ और ये पूंछ, चेहरा विपरीत है कि नहीं है बेटा? इसके अंदर क्या साथियों, अगर हम साफ सफाई करते हैं तो इनमें समय कम लगता है और श्वास संबंधी रोग होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पूंछ से कोई श्वास संबंधी रोग नहीं होते हैं। अभी इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है साथियों, आप फोटो में देख रहे हो, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर है, उसका मुंह उधर है, नहीं होगा श्वास संबंधी रोग। तो इसके अंदर रोगों के आदान प्रदान होने की जो क्षमता है साथियों, वो सबसे कम होती है, ठीक है। इसमें चारा डालने में समय अधिक लगता है। अब एक तो इस नान में भी डालना पड़ेगा, एक इसमें भी डालना पड़ेगा, नहीं तो उनके अंदर क्या होता था, इन दोनों के बीच ये नान है, इसके अंदर चारा डाल दिया, सारे साथ में खाते रहेंगे, ठीक है। हम आगे चर्चा करें साथियों, जो खुला आवास विधि है, इस विधि में 2/3 भाग खुला रखते हैं और 1/3 भाग बंद या छायादार रखा जाता है। अगली विधि कौन सी साथियों, खुला आवास विधि। बंद आवास विधि में हम बात की थी, पहले की थी एकल पंक्ति विधि की, उसके बाद की थी द्विपंक्ति विधि की, उसके बाद हमने द्विपंक्ति विधि में 2 भाग पढ़े थे। कौन कौन से साथियों? द्विपंक्ति विधि में हमने 2 भाग पढ़े थे। अरे यार भूल मत जाया करो, मैं बता देता हूँ। एक तो पढ़ा था पूंछ से पूंछ विधि, एक पढ़ा था साथियों मुंह से मुंह विधि। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पूंछ से पूंछ विधि और मुंह से मुंह विधि। पूंछ से पूंछ विधि में श्वास संबंधी रोग होने की या अन्य रोगों के संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहता है, हमने ये पढ़ लिया था। जो साथियों मुंह से मुंह विधि होती है, उसके अंदर श्वास संबंधी रोग या अन्य रोगों के संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। पूंछ से पूंछ विधि में चारा डालने में समय अधिक लगता है, जबकि मुंह से मुंह विधि में चारा डालने में समय कम लगता है, यह आपने पढ़ा था। इसके अंदर सफाई में समय कम लगता है साथियों पूंछ से पूंछ विधि में, और मुंह से मुंह विधि में सफाई करने में समय अधिक लगता है। लेकिन उनके अंदर क्या, सूर्य किरण अगर सीधे नाली पे पड़ेगी तो पेशाब जल्दी सूख जाता है, यह उसका एक लाभ है छोटा सा। इनके अंदर चेहरा विपरीत दिशा में होगा तो कोई रोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए साथियों आगे चर्चा करते हैं खुला आवास में। खुले आवास में साथियों 2/3 भाग तो खुला रखा जाता है। जो पूरे आवास का 2/3 भाग है साथियों वो खुला रखते हैं, जबकि जो 1/3 भाग है साथियों वो बंद रखा जाता है या छायादार रखा जाता है। अगर पशु खुले में ना रहे, उसको गर्मी लग रही है तो वो छाया में आके बैठ जाए, इसलिए उसको क्या रखा जाता है साथियों, छाया वाला भाग रखा जाता है। राजस्थान के लिए उपयुक्त विधि कौन सी? खुला आवास विधि। राजस्थान में फुल जगह है कि नहीं है? राजस्थान का मरुस्थल बड़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्र क्या करते हैं साथी, ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा सा बाड़ा बना देते हैं। हम मारवाड़ी में जो रहने स्थानीय साथी हम सीधे उसे बाड़ा ही कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कहते। कहते हो कि नहीं कहते हो? गाँव के अंदर जाओगे बाड़े में जाके कुछ सामान लेके आ जा, बाड़े के अंदर खुला पड़ा रहता है। एक जगह साथियों चारों तरफ तारबंदी या मेड़बंदी कर देते हैं, एक साइड छायादार स्थान रख देते हैं, पशु घूमते रहते हैं। जब उनको गर्मी लगेगी तो उस छायादार स्थान में आके कुछ खा लेंगे या बैठ जाएंगे या पानी पी के बैठ जाएंगे, बस यही होता है, बस वही बात है। इसके अंदर कितना साथियों, खुला भाग 2/3 भाग और बंद भाग साथियों 1/3 भाग। बंद या वो छायादार भाग, ये बंद नहीं है बेटा, वो छायादार भाग ही है, बस उसके ऊपर छाया कर रखी है
उसके अंदर पशु आके बैठ जाएंगे। हम आगे चर्चा करें साथियों, पशुओं को जहाँ रहते हैं ना उसके स्थान कितना चाहिए, जो भी कोई भी पशु है उसको कितना स्थान चाहिए। हम पहले साथियों वर्ग फीट में पढ़ेंगे, उसके बाद में वर्ग मीटर में, खुले आवास को भी और बंद आवास को वर्ग फीट और वर्ग मीटर दोनों अलग अलग पूछ सकते हैं। कई बार वर्ग फीट के अंदर पूछा गया है, कई बार वर्ग मीटर के अंदर पूछा गया है, तो आपको बेटा दोनों याद रखने हैं। अब जो गाय होगी साथियों, उसके लिए खुले आवास में 80 से 100 वर्ग फीट काफी है, और वर्ग मीटर में देखें साथियों 7.4 से 9.2, क्या साथियों 7.4 से 9.2 वर्ग मीटर जगह चाहिए। हम पहले खुला आवास पढ़ते हैं, उसके बाद बंद आवास पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम भैंस में खुले आवास की बात करें साथियों, तो समान, लगभग समान होता है दोनों में, तो 80 से 100 वर्ग मीटर, 80 से 100 वर्ग फीट, और साथियों वर्ग मीटर में बात करें तो 7.4 से 9.2 वर्ग मीटर। अगर हम गाभिन गाय की बात करें, जिसके पेट के अंदर बच्चा है, जो अपना गर्भकाल निकाल रही है। अब गर्भकाल क्या होता है साथियों, पशु के गर्भित होने से लेकर ब्याने तक का जो समय होता है, पशु के गर्भित होने से लेकर जो ब्याने तक का समय होता है साथियों, वो गर्भकाल होता है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जो गाभिन पशु है साथियों, उसके लिए 180 से 200 वर्ग फीट की आवश्यकता होगी जगह की खुले आवास में, और वर्ग मीटर में देखें साथियों 16.7 से 18.5 वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी। अगर हम सांड में बात करें साथियों, सांड में वर्ग फीट तो होंगे 200 से 250 वर्ग फीट की जगह, ठीक है। अगर हम वर्ग मीटर में देखें साथियों, तो 18.5 से 23.2 वर्ग मीटर, ठीक है। अगर हम गाय और भैंस की बढ़वार तक देखें साथियों, तो वर्ग फीट में देखेंगे तो 50 से 60 वर्ग फीट, और वर्ग मीटर में देखें साथियों तो 4.6 से 5.5 वर्ग मीटर। अगर हम भेड़ और बकरी में खुला आवास देखें साथियों, तो इनके अंदर अब आगे खुला आवास होगा, आगे जो भी पशु आएंगे भेड़ बकरे और ऊंट के अंदर खुला आवास ही रखा जाता है। बंद आवास में ये पशु नहीं रहते हैं, एक तो ज़्यादा जगह में रहते हैं, एक ज़्यादा इनकी संख्या होती है, क्योंकि 2-4 भेड़ और बकरियां कोई नहीं पालता है। जो पालेगा साथियों ब्लैक क्वांटिटी या सबसे ज़्यादा संख्या में पालेगा, ठीक है। अगर हम भेड़ और बकरी में खुले आवास की बात करें साथियों, तो 12 से 16 वर्ग फीट होगा, और वर्ग मीटर में बात करें साथियों 1.1 से 1.4। जितने छोटे पशु उतनी छोटी जगह की आवश्यकता होगी, या उतनी ही कम जगह की आवश्यकता होगी। अगर हम भेड़ और बकरी में देखें साथियों, तो 12 से 16 तो वर्ग फीट में होता है। अगर हम वर्ग मीटर में देखें तो 1.1 से लेकर 1.4 वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी। गर्भित भेड़ होगी या बकरी होगी या मेढ़ा या नर होगा, उसके लिए साथियों 20 वर्ग फीट की आवश्यकता होगी। फीट में देखें तो, अगर हम वर्ग मीटर में देखें साथियों तो 1.8 वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर हम ऊंट में देखें साथियों, ऊंट बड़ा होता है तो उसके लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो ऊंट के अंदर देखिए आप 70 से 100 वर्ग फीट की जगह चाहिए होगी खुले में, और साथियों वर्ग मीटर में देखें तो 6.5 से 9.2 वर्ग मीटर की जगह की आवश्यकता होगी। चलिए ठीक है, अगर आपको ये याद है तो आप अनुमान लगा सकते हो भाई 80 से 100 के बीच में, तो 8.0 के आसपास का, और ऑप्शन आएंगे 4। आप एक याद होगा, दूसरा आप आसानी से कर पाओगे। अब 180 से 200 है, तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हो 18 वर्ग मीटर के आसपास। हल्का सा अनुमान लगाना है, तो वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बंद आवास देखें साथियों, बंद आवास देखते हैं पहले गाय का। गाय के अंदर अगर बंद आवास में वर्ग फीट में देखें तो 20 से 30 वर्ग फीट की आवश्यकता होगी। अगर हम वर्ग मीटर में देखें साथियों तो 1.8 से 2.7 वर्ग मीटर की आवश्यकता होगी। अगर हम भैंस में साथियों वर्ग फीट में आवास देखें बंद आवास में, तो 25 से 35 वर्ग फीट की आवश्यकता होगी। अगर हम वर्ग मीटर में देखें साथियों 2.3 से 3.2 वर्ग मीटर में आवश्यकता होगी। अगर हम गाभिन गाय के बारे में देखें साथियों, तो 100 से 120 वर्ग फीट की आवश्यकता। अगर हम वर्ग मीटर में देखें साथियों तो 9.2 से 11.1 मीटर की आवश्यकता होगी। अगर हम सांड की देखें साथियों, तो वर्ग फीट में देखते हैं तो 120 से 140 वर्ग फीट की आवश्यकता होगी। अगर हम साथियों वर्ग मीटर में देखें तो 11.1 से 13 मीटर की आवश्यकता होगी। गाय भैंस बढ़वा तक साथियों वर्ग फीट में 15 से 20 वर्ग फीट, और साथियों वर्ग मीटर में देखें तो 1.3 से 1.8 मीटर की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं है बेटा, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अब ये
वर्ग फीट तो याद करोगे तो आप इसके अनुमान से ये सही कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बस आपको अनुमान लगा के 4 ऑप्शन में से अपने एक आंसर सही करना है। ठीक है, आपको कोशिश ये करनी है कि आपको आसानी से याद हो जाए। कुछ बेटर चीज़ें जो होती है वो आपको रट के याद करनी होती है, आप उसको बारंबार तक करोगे तभी वो याद होगी। जो चीज़ें इससे पहले जो चीज़ें थी साथियों, वो समझने लायक थी, उनके अंदर कुछ नहीं था, आपको समझने लायक था कि आप 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाओगे, हो याद हो जाएगी। जबकि ये सारणी होती है, कुछ सारणियाँ होती है जो साथियों आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। आपके पशुपालन के अंदर साथियों कम से कम 10 सारणियाँ हैं। कितनी? 10 सारणियाँ जो आपको बारंबार तक करनी पड़ेगी। मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप इन 10 सारणियों को एक साथ लिखो और दिन के अंदर एक बार पढ़ लिया करो। जो पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं पहले बता देता हूँ, जो 10 सारणियाँ साथियों आपको उसको बारंबार तक पढ़नी है, ज़्यादा नहीं है। लगभग 200 पेज में साथियों पशुपालन खत्म हो जाती है। इससे ज़्यादा पशुपालन के अंदर कुछ नहीं है। 200 पेजों को आपको याद करना है। अगर आप रोज के 10 पेज पढ़ो 20 दिन में कंप्लीट, फिर 20 दिन बाद में वापस शुरू कर दो वही 10-10 पेज पढ़ने। जिससे जैसे आप पढ़ते जाओगे साथियों, आपका रिपीटेशन होता रहेगा। आप दिसंबर, आप सोच रहे हो वक्त ज़्यादा है, बेटा वो वक्त भी कम पड़ जाएगा जब आप तैयारी को लगातार बुस्टअप या अपनी तैयारी को लगातार जारी नहीं रखोगे। तो जब तक आपकी तैयारी लगातार जारी रहेगी तब तक आपके सक्सेस के चांस और नज़दीक होंगे। अगर दिन बढ़े हैं तो साथियों जो तैयारी करने वाले हैं उनके भी हौसले जगह हैं कि हमें समय ज़्यादा मिलेगा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हो, जो अब तैयारी नहीं करने वाले थे वो सोच रहे सितंबर एग्जाम में, वो भी अब तैयारी करने लगेंगे, कहेंगे यार हम भी सिलेक्शन ले लें। सरकारी नौकरी पाने की चाहत हर किसी के दिल में होती है और हर माँ बाप का यही सपना है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी लगे और वो अपना जीवन सुखमय निकाल सके। उनकी एक ही आशा रहती है कि कुछ ना कुछ करके उनका लाइफ सिक्योर हो जाए। सभी के माँ बाप यही आशा करते हैं। तो साथियों आपको भी गवर्नमेंट जॉब लगना है। आप लगोगे कैसे? आप जब तक लगातार तैयारी जारी रखोगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब का चांस सबसे ज़्यादा होंगे। और बेटा मेरिटें हाई रहने वाली है, पहले कह देता हूँ, मेरिट हाई रहेगी, आपको तैयारी उतनी ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहना है। आप अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। कृष्ण भगवान ने कहा था ना अर्जुन को कि तू तेरा कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर। तो आपको कर्म क्या साथियों? पढ़ते रहना। फल क्या है? जब आप एग्जाम दोगे और आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको फल मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और उस दिन जो आपके घर वालों के चेहरों पर जो खुशी होगी, जो मुस्कान होगी साथियों, वो कभी आप अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाओगे। या तो आपके घर वाले जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन हंसे थे और उनकी जो खुशी थी वैसी की वैसी खुशी साथियों आपके सिलेक्शन पर होगी। होगी कि नहीं होगी आप सभी को पता है। वही खुशी आपको अपने घर वालों को देनी है। आपके घर वालों ने आपके लिए हर कदम उठाया, आपको पढ़ाने के लिए आपकी फीसें भरी है, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आपको कोचिंगों में पढ़ाने के लिए उन्होंने रुपए दिए हैं, चाहे कहीं से भी लाए हो। कोई किसी के पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनको भी वहाँ पर 10 या 12 घंटे बैठ कर अपना काम करना पड़ता है, फिर जाकर सरकार रुपए देती है। अगर किसी के पिता किसान है बेटा तो उनको भी खेत में जाकर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो फसल होती है। और फसल जुआ है साथियों, वो कभी भी खराब हो सकता है। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिनों पहले कहीं 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 पर जो ओले पड़े थे साथियों, तो कईयों की फसल नष्ट हो गई थी। तो भी वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, वो कहीं से रुपए एडजस्ट करके आपके माँ बाप आपको पढ़ाएंगे। तो आपको बेटा याद रखना है, आपको पढ़ाई करनी है और आपको एनिमल अटेंडेंट बनना है। पशु परिचय कोई कम जॉब नहीं है बेटा, गवर्नमेंट जॉब है, आपकी लाइफ सिक्योर है। अगर आप पशु परिचय बन जाते हो और आप उससे बड़ा सपना रखते हो तो आप उसके साथ साथ में तैयारी भी कर सकते हो। वहाँ पर हॉस्पिटल में आपको कुछ काम नहीं रहेगा। अगर कोई पशु आया तो आपको अपने जो डॉक्टर होंगे आपसे ऊपर, उनकी हेल्प करनी है। ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है और आपको अपनी मेहनत करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ में। इससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ साथियों, अगर आप जेट, CUT, ICAR या BHU की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो हमारा क्रैश कोर्स 29 मार्च
2024 को स्टार्ट होने वाला है। जैसे 28 मार्च को आपको एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आप 29 मार्च को सीधे आ जाना अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर में, और आपको इतनी शानदार फैकल्टी तैयारी कराएगी, आपका सिलेक्शन निश्चित कराएगी। आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हम अग्रसर करेंगे, आपके माता पिता के सपनों को हम साकार करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इसके साथ में हमारा 11th और 12th फाउंडेशन कोर्स भी होगा। एक लॉन्ग ईयर जिनको कॉलेज नहीं मिली है, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए साथियों हम एक लॉन्ग ईयर बैच लगाएंगे, टारगेट बैच लगाएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहने वाला है साथियों, दोनों की अलग अलग क्लासें लगेगी। तो आप अभी संपर्क कीजिए और अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए साथियों। अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर में आप संपर्क कर सकते हैं, आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। आपका हम तहे दिल से आभार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। सभी आए हुए कसी वीरों को मेरा दिल से सलाम। धन्यवाद।